मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और मेरी ननद मेरे कमरे के आगे चारपाई डाले सो रही थी। मेरी ननद ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे कि जैसे कोई दुश्मन भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। मैं समझ नहीं सकी कि वह चाहती क्या है। दोस्तों, यह मेरी सच्ची कहानी है। यह मैं आज तक समझ नहीं पाई कि उस मुकाम पर कैसे पहुंच गई थी कि अब नाजिया को देखते ही मेरा हाथ पांव कांपने लगते थे। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी, जिसमें 6 भाई और 2 बहनें भी थीं जो एक ही घर में रहते थे। मेरी एक बड़ी ननद भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका आना जाना कम था, क्योंकि राहिला, मैं इस घर के चौथे नंबर वाले बेटे की पत्नी थी। शादी से पहले छत पर एक कमरा बनाया, तब उसकी शादी करवाई गई, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि जिससे भी शादी करनी है अपना कमरा खुद बनाए तो शादी करवा देंगे। मेरे शौहर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बहुत ही छोटा सा कमरा बनाया था। यह कमरा बहुत छोटा था। मुझ तक भी यह खबर पहुंची कि कमरा लेकिन बहुत ही छोटा है। मैंने किसी तरह पैगाम पहुंचा दिया कि कमरा बड़ा बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर नाजिया ने कहा कि इतना कमरा काफ़ी है, क्योंकि बाकी भाइयों ने भी अपने लिए कमरे बनाने हैं। इस तरह उसने हमारी ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया था। मेरी सास भी रिवायती सासुओं की तरह थी और ऊपर से नाजिया ने भी पोजीशन संभाल ली थी। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरने वाली है, लेकिन मैं भी ऐसे घर से आई थी जिसमें पहले से ही 6 बहनें थीं और बाप भी इस दुनिया में नहीं था। हमारे अंदर बहादुरी भरता तो कौन भरता। यतीमों के लिए ये दुनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा जालिम है। मैं भी सादा सी लड़की थी। इस बात की तसल्ली कर ली थी कि मेरा कमरा ऊपर होगा तो कम से कम एक अलग पोर्शन का सुख तो होगा कि अलग कमरे में रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने कमरे में तब आती थी जब नीचे वाले पोर्शन के सारे लोग सो जाया करते थे। पूरा दिन मैं उनके काम किया करती थी। शादी के अगले दिन ही मेरी ननद ने कीड़े निकालने शुरू कर दिए। वो और मेरी सास एक चारपाई पर बैठ जाती और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझ पर ही नज़र रखती कि यह चलती कैसे है, यह उठती कैसे है, यह बोलती कैसे है। मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर नहीं थे। यहाँ पर औरतों की हुकूमत थी और सारे भाई ही ऐसे थे कि जैसे वे खुद भी औरतों ही थे। उनका कोई भी हुक्म नहीं चलता था किसी पर। मेरी ननद की किसी एक भाभी भी थी, वह भी मेरी ननद के साथ मिलकर मेरा खून जलाती रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। घर वालों को बताती तो उनके अपने मसले थे, वह क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले की मर्जी से उम्मीद से हो गई थी। मेरी सास ने कहा कि अब तुम थोड़ा आराम किया करो। मैं समझी कि कम से कम मेरी सास को तो एहसास हो गया, लेकिन नाजिया ने कहना शुरू कर दिया, कुछ नहीं होगा, काम करोगी तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है। बड़ी बाली भी आ गई। इसने कहा कि मैं भी काम किया करती थी। ये सारी बातें होती हैं, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। मेरी ननद बार बार कहती थी, जिस तरह चलती है, जिस तरह इसकी शक्ल लग रही है, इसके यहाँ बेटी पैदा होगी। और मैं यह दुआएं कर रही हूँ कि जो भी पैदा हो सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी वाला हो। ननद ने पहले ही कह दिया था कि बेटी है। मुझे यकीन है कि इसके यहाँ बेटी है, पर अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है। उसने मेरा साथ दिया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया।
तो मेरी ननद ने बाकायदा रो कर कहा कि मेरा अंदाज़ा गलत कैसे निकल गया। मेरा अंदाज़ा तो कभी गलत नहीं होता है, लेकिन इस घर में बेटा पैदा करने के बावजूद भी मुझे वह इज्जत नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। मेरा शौहर भी कान का कच्चा था। वह अपनी माँ बहन की बातों में आ जाता था और उसका काम भी कभी कभी तो चलता भी नहीं था, कभी बंद हो जाता। ऐसे में हम घर वालों के रहमो करम पर थे और मेरी पोजीशन और भी कमज़ोर हो रही थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। नाजिया ने कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर वह मुझे जलील ना कर सके। उसने मुझे जलील किया। उसने अपने ख़ानदान वालों के सामने मेरी बुराइयां की। मेरी सास से वह रोज़ मेरा झगड़ा करवा रही थी। उसकी वजह से हमारे कमरे का माहौल ख़राब होता। मेरा शौहर मुझसे लड़ाई करता। हमेशा रात को रोती रहती थी। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरा बाप जिंदा नहीं था और मेरा भाई सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में मेरे पीछे भी कोई नहीं था और ससुराल भी ऐसा मिल गया था। कभी कभी सोचती थी कि जाने कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है। नाजिया को इस तरह पेश आते हुए देखकर मैंने सोच लिया कि शायद मुझे अपने भाई की ज़िंदगी में रहने नहीं देना चाहिए थी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक रोटी के लिए मुझे तलाक, हाँ, एक रोटी के लिए मुझे सास मुझे कहती थी कि तुम अपने और अपने शौहर के लिए एक ही रोटी लेकर जाया करोगे। यह लोग बहुत कंजूस भी थे। वैसे तो 2 लोग एक रोटी खाकर अपना पेट नहीं भर सकते, लेकिन मैं ऐसा ही करती थी। फिर भी नाजिया ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसको 2 रोटियां ऊपर से जाते हुए देखा है। मैं कसम खाने लगी कि रोटी एक ही थी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वो भी कसम खाने लगी। मेरा शौहर भी वहाँ पर आ गया। मेरी सास ने भी अदालत लगा ली। बस इतनी बिगड़ गई कि सबके सामने मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान थी, परेशान थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने बच्चे की तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। पहले तो रोती रही। मेरे कान बंद हो गए थे कि जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया। शायद अब नाजिया को सुकून आ गया था। मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे दिन थे। मैं इस कदर दर्द में थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी शादी को 10 साल हुए थे कि मेरी ननद ने छोटी सी बात के पीछे मेरी तलाक करवा दी। मेरे शौहर को इतना भड़का दिया गया। दरअसल वह इसको पहले से ही भड़का रही थी। नफ़रत अचानक से नहीं होती। उस पर बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी और हमेशा यही कहती थी कि मेरी तलाक मेरी ननद ने करवाई थी। मेरी माँ मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। उसका कहना था कि नंदे तो होती ही है ऐसी, पर तुम्हें सबसे काम लेना चाहिए था। मैंने कहा कि कितना सब किया मैंने। जब मेरा बेटा होने वाला था तब उसने मुझसे ऐसे ऐसे काम बताए जो करना मेरे लिए सही नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरी कोख में मर जाए। वो रात को मेरे कमरे में बाहर खड़ी हुई मिलती थी। वह नहीं चाहती थी कि पहले दिन कि मैं उस घर में रहूं, जबकि मुझे ये समझ नहीं आती थी उसकी मुझसे दुश्मनी क्या है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन दिनों जब अचानक से मुझे पता चला कि मेरा शौहर 2 लोगों के साथ हमारे घर आया है। उसने कहा कि वह मुझसे फिर से निकाह करना चाहता है, लेकिन यह ऐसे मुमकिन नहीं था। उसके लिए हमें हलाला करना था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अब तुमने शादी करनी ही है, किसी न किसी के घर तो जाना ही है।
तो फिर से ये सही, इसमें कम से कम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शौहर के पास तो रहेंगे जो इनका हकीकी बाप है। कोई भी उन बच्चों को वैसी इज्जत नहीं दे पाएगा, ना ही मोहब्बत कर पाएगा। ऐसी यह बात कहता मेरा शौहर भी शर्मिंदा था। मेरा शौहर अच्छा और शौहर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अच्छा बाप ज़रूर था। पर मैं फिर भी ये नहीं करना चाह रही थी। मर्द तलाक देता है तो सज़ा औरत को क्यों मिलती है? फिर घर वालों को समझाने पर मुझे बच्चे की खातिर इस काम के लिए मानना पड़ा, मगर फिक्र थी तो हलाला करने की थी। काफ़ी ढूंढने के बाद हमारा एक रिश्तेदार जो इस काम के लिए मान गया, उसकी बीवी को इस दुनिया से गए 2 साल हो गए थे। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। मुझे इस कदर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। वैसे तो बहुत अच्छा ही शरीफ इंसान था और उसने इस काम के पैसे लेने से भी मना कर दिया था। हालांकि लोग इस काम के पैसे भी ले लेते हैं, जो कि गलत है, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। मेरी ननद को इस बीच कानो कान खबर भी नहीं होने दी। ये सब कुछ हो रहा था। पहले मेरी इज्जत पूरी हुई, उसके बाद हलाला किया गया, फिर दोबारा मेरी इज्जत पूरी हुई। इस सब का 1 साल लग गया। 1 साल में नाजिया की भी शादी हो चुकी थी। मेरे शौहर ने मुझे ये तसल्ली दी कि अब वह इस घर में नहीं है और मेरी अम्मी बीमार रहती हैं। एक औरत सबसे ज़्यादा तलाक से ही तो डरती हैं, और मेरे साथ यह हो चुका था। फिर भी मैंने सब्र किया। मैं मासूम थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, डरपोक भी डरती थी। इस समाज में दोबारा से अपने शौहर के निकाय में आ गई तो सब कुछ पहले से बेहतर था। उसने कहा कि ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस अपने घर आ गई तो नाजिया की शादी हो गई थी। लेकिन जब मैं घर आती तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करके ही जाती थी कि दोबारा तलाक करवाऊं तुझे। मेरी ज़िंदगी में होने वाले इतने बड़े हादसे और इतना जलील होने के बाद भी ना तो नाजिया अपनी फितरत में बदली थी, ना ही मेरी सास। और मेरे शौहर ने भी फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। फिर से हमारी लड़ाई हुई और मेरे शौहर की ज़ुबान पर फिर से तलाक का शब्द आया तो मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उनको बहुत कमज़ोरी हो गई है। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं नाजिया को देखती तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे, हाथ कांपने लगते थे। मेरे शौहर के दिमाग में यह बात किसने डाल दी मैं नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको समझदारी दी और उसने एक दिन सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो रहा हूँ। मेरे शौहर का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इस खानदान में इससे पहले ये बात किसी ने नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरा शौहर ने यह बात कह तो दी है, लेकिन कोई इसे ऐसा करने नहीं देगा। शौहर अपनी जुबान का पक्का निकला। उसने जो कहा वह कर दिखाया। हमारे पास पूरा सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे शौहर की नौकरी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम अलग हो गए। मेरे शौहर ने कहा कि जैसे भी हालात होंगे हम सामना कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता। यह बात सुनकर थोड़ा मन को तसल्ली तो मिल गई। खुशी इस बात की हुई कि आखिरकार मोहब्बत और रिश्ते की जीत हुई और मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक और बेटा दिया। अभी भी हम लोग इसी घर में रहते हैं, लेकिन मेरा सिस्टम अलग है। नाजिया भी आती है तो बड़ी बड़ी बातें करती है। मेरा हाथ पांव भी अब अच्छे से काम करते हैं। वह खानदान में मुझे अब भी जलील करती है, लेकिन फिर सोचकर संतुष्ट हो जाती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ है। कम से कम उसको मेरा एहसास है। नाजिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफान आए। मैं दिमागी मरीज बन गई, मेरी सेहत खराब हो गई, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाई क्यों इसको मुझसे बैर था। घर में एक और भी उसकी भाभी थी, लेकिन उसने
उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं किया, बस मैं ही इसको नज़र आती थी। वह अपनी ज़िंदगी में भी खुश नहीं है। उसके घर में भी बहुत मसले बने हैं। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह भी अलग रहती, लेकिन अभी भी उसकी गर्दन की अकड़ नहीं निकली। उसका इंसाफ मेरा खुदा भी ही करेगा। जो मेरे रब का वादा है कि जो अपने से कमज़ोर और गरीब लोगों को जुल्म करता है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। ज़िंदगी में होने वाले इस किस्से ने मुझे बहुत ज़्यादा रुलाया, पर मैं अपने दोनों बेटों की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी ना ही दे तो बेहतर है। ऐसा नहीं कि मैं बेटी की माँ नहीं बनना चाहती, पर सारी दुनिया बेटियों के साथ ऐसा ही करती है, और जो यतीम हो उसके साथ यही होता है। अगर मेरे 3-4 भाई होते, हम बहुत अमीर ख़ानदान से होते, मेरे पीछे मेरा मायका मजबूत होता और मैं खुद भी बहादुर होती, तो ये कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।